प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारत के अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। भारत का अफवाह तंत्र यानी यहाँ के नदियाँ किस तरह की हैं और किसी भी देश की जो नदियाँ होती हैं उनका बहाव क्षेत्र होता है वो वहाँ की भूमि का ढाल और ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो भारत काफ़ी विशाल देश, बड़ा देश है, जिसमें उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है और दक्षिण की तरफ प्रायद्वीपीय पठार है। तो यहाँ का अफवाह तंत्र मोटे तौर से 2 वर्गों में बांटा गया है। तो देखते हैं भारत का अफवाह तंत्र कैसा है। यानी किसी भी देश का अफवाह तंत्र वहाँ के उच्चावच तथा भूमि के ढाल पर निर्भर करता है। भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, जिनके बीच उत्तरी भारत का विशाल मैदान। अतः भारत के अफवाह तंत्र को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला था हिमालय की नदियाँ, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं वो 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है उनका। हिमालय से निकलने वाली नदियों का एक जो जल अरब सागर को जाता है, दूसरा अरब सागर को, और दूसरा बंगाली खाड़ी को जाने वाला। तो बंगाल की खाड़ी में जाने वाला जल है वो भी 2 प्रकार का है, गंगा का अफवाह और ब्रह्मपुत्र का। तो जो अरब सागर को जाने वाला है अफवाह तंत्र वो है सिंधु का अफवाह तंत्र कहलाता है, जो अपन नक्शे से समझेंगे कि सिंधु से जो सिंधु नदी का अफवाह तंत्र कौन सा है। तो ये देखिए सिंधु नदी वाला अफवाह तंत्र। ये जो जल विभाजक रेखा है डॉट डॉट के अंदर, ये वाली जो मैंने दिखा रखी है नक्शे के द्वारा, ये जल विभाजक है। इसमें पूर्व वाला भाग ये जाता है बंगाल की खाड़ी को पानी, जितनी भी नदियाँ हैं उन सब का। और इधर पश्चिमी भाग में जितनी भी नदियाँ हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इन नदियों का पानी सिंधु अफवाह तंत्र कहलाता है और अरब सागर की तरफ जाता है। तो अपन एक एक करके इनको देखते हैं कि पहले लेते हैं सिंधु अफवाह तंत्र। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सिंधु तथा उसकी सहायक नदियाँ विस्तृत क्षेत्र को प्रवाहित करती हैं। अकेले सिंधु नदी ही हिमालय प्रदेश में 2,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। सतलुज, रावी, व्यास, झेलम जैसी प्रसिद्ध नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। इनमें झेलम पीर पंजाल से निकलती है और अन्य सभी नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं। विभाजन के बाद इस अफवाह क्षेत्र का बहुत सा भाग पाकिस्तान में चला गया। तो अभी मैंने आपको बताया ये भारत की नदियाँ हैं। जो ये हिमालय पर्वत है, ये वाला ये हिमालय पर्वत है, तो इसमें निकलने वाली नदियाँ का अफवाह। ये जल विभाजक है, तो धरातल का ढाल इसका इधर है और इसका ढाल पूर्व की तरफ है। इस प्रकार से यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ही वैसे ही घूम जाता है। तो ये पठार वाला है, पठारी प्रदेश का है। जल विभाजक के पूर्व में इसका पानी बंगाली खाड़ी में आता है। इसको बाद में पढ़ेंगे। पहले लेते हैं सिंधु नदी। सिंधु अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो पहली है सिंधु नदी। सिंधु नदी तिब्बत में 5,180 मीटर की ऊंचाई पर मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। यह अपने उद्गम स्रोत के उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी से बहने के बाद ये नदी 4,206 मीटर की ऊंचाई से जम्मू तथा कश्मीर के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। ऊपरी भागों में विशाल गॉर्ज बनाती है। गॉर्ज समझते हो? गॉर्ज जब नदी बहती है तो धरातल में गहराई तक कटाव करती है, तो वो गॉर्ज कहलाता है। यह नदी कैलाश पर्वत को कई बार पार करती है
लद्दाख तथा गिलगित से बहती हुई एटक के निकट यह पर्वतीय प्रदेश से बाहर निकलती है। यहाँ पर अफगानिस्तान काबुल नदी इसके साथ मिलती है। इसकी प्रसिद्ध सहायक नदियाँ सतलुज, सिंधु की सहायक नदियाँ हैं सतलुज, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब। ये 5 नदियाँ हो गई, 1 2 3 4 5, ये पंच नद बनाती है। तो ये सभी नदियाँ पहले आपस में विभिन्न स्थानों पर मिलती है और फिर इनका संयुक्त प्रवाह मैथनकोट के निकट सिंधु नदी से मिल जाता है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। कराची के दक्षिण में अरब सागर में गिरने से पहले यह बहुत बड़े डेल्टे का निर्माण करती है। नदी समुद्र में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है, मतलब नदी में काफ़ी मलबा इकट्ठा हो जाता है तो समुद्र में कई धाराएं बढ़ जाती है, वो डेल्टा होता है। इसका जल ग्रहण लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। इनमें से 3,21,290 वर्ग किलोमीटर भारत में है। पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत इसका 41,950 लाख घन मीटर अर्थात 20% जल प्रयोग कर सकता है। दूसरी नदी है झेलम, दूसरी सहायक नदी थी। ये कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व में 4,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वारनाग के निकट झरने से निकलती है। ये पीर पंजाल पर्वत में लगभग लंबी दीवारों वाला 200 मीटर गहरा गड्ढा बनाती है। कश्मीर में बहुत सी नदियाँ इससे आकर मिलती हैं। इसमें लिदर नदी महत्वपूर्ण है। मुजफ्फराबाद के बाद यह नदी भारत और पाकिस्तान के बीच 170 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती है, यानी भारत और पाकिस्तान की सीमा पे भी ये नदी बहती है। यहाँ से भारत और पाकिस्तान के सीमा पे बहने वाली एकमात्र ये नदी है। लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात ये नदी पर्वतीय प्रदेश को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में प्रवेश करती है और टिम्मू के निकट चेनाब में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। इस प्रकार से भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहने वाली ये झेलम नदी है। दूसरी आती है चिनाब। चिनाब को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है, जो लाहौल के बारालाचा के दर्रे के दोनों ओर स्थित है। ये पीर पंजाल के समानांतर कुछ दूरी तक पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के निकट पीर पंजाल में इसका गहरा गॉर्ज बनाती है। कहीं कहीं ये गॉर्ज 1000 मीटर गहरा। इसके पश्चात यह अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। मैदानी भाग में प्रवेश करने से पहले लगभग 330 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसके पश्चात ये लगभग 640 किलोमीटर की दूरी तय करके पंचनद पहुंचती है, जो 5 नदियाँ मिलती हैं। यहाँ पर यह झेलम तथा रावी नदियों का जल ग्रहण करने के पश्चात सतलज के साथ मिल जाती है। कौन सी? झेलम, ये चेनाब नदी। इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। अगली नदी है वो है रावी। यह नदी भी रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती भाग से निकलती है। धौलाधार की उत्तरी तथा पीर पंजाल के दक्षिण ढलानों से गुजरती हुई यह बहुत ही संकरी घाटी बनाती है। चंबा से कुछ दूर नीचे आने पर धौलाधार श्रेणी में गहरा गॉर्ज बनाती है। क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में तो ये गॉर्ज तो बनेगी, तो इसका अपरदन लंबवत होता रहता है। उसके बाद माधोपुर के स्थान पर मैदान में प्रवेश करती है। अपने उद्गम स्थल से शुरू होकर पाकिस्तान में मुल्तान के निकट चेनाब के साथ मिलने पर यह 720 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये रावी नदी होगी। फिर आती है ब्यास नदी। यह नदी हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रे में 4067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ब्यास कुंड में से निकलती है। ये 900 मीटर गहरा गॉर्ज बनाती है हुई धौलाधार पर्वत को पार करती है। पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित तलवड़ा नामक स्थान पर यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इसके पश्चात दक्षिणी पश्चिमी दिशा में प्रवाहित होती है और पंजाब में स्थित हरिके नामक स्थान पर
सतलुज और व्यास नदियों का संगम है वो हरि के बैराज बांध यहाँ भी बनाया गया है। ये बांध इंदिरा गांधी निकाली गई है। सतलुज ये है हरि के वाला स्थान। सतलुज नदी के साथ जाकर मिल जाती है। यद्यपि यह एक छोटी नदी है, इसकी लंबाई केवल 460 किलोमीटर है, पर यह पूर्णतः भारत में है। ये पूर्णतः भारत में बहती है। ये व्यास नदी पूरे सिंधु प्रवाह तंत्र में व्यास एक ऐसी नदी है जो पूर्णतः भारत में बहती है। यानी ये 5 नदियों में व्यास नदी भारत में बहने वाली प्रमुख नदी है। अब आती है सतलुज नदी। इस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षसताल है। ये राक्षसताल कोई जगह का नाम है। मानसरोवर झील के समीप है ये राक्षसताल। ये समुद्र तल से 4630 मीटर ऊंचा है। राक्षसताल से निकलकर ये नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है और शिवकी दर्रा है ना, शिवकिला के निकट हिमालय में सकड़ी घाटी बनाकर भारत में प्रवेश करती है। इस प्रकार से 5 नदियाँ जो सिंधु के अपवाह तंत्र में गिनी जाती हैं और नक्शे में इसकी स्थिति ये इस प्रकार से देख ही ली। ये डॉट डॉट जो मैंने दिखा रखा है वो ये जल विभाजक रेखा है। ये वाली, ये डॉट वाली, तो इस जल विभाजक का मतलब होता है कि नदियों के ये ढलान, धरातल के ढलान के अनुसार नदियाँ बहती हैं। ये पूर्व को जाने वाला ढलान, ये पश्चिम को जाने वाला ढलान। पश्चिम वाले ढलान में ये नदियाँ आज आपने सिंधु अपवाह तंत्र को पढ़ा। इस प्रकार से ये आज सिंधु अपवाह तंत्र पूरा हुआ। आगे पढ़ेंगे अब गंगा और ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र। धन्यवाद।